हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में जो डेली का करंट अफेयर्स चल रहा है उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हमारा जो करंट अफेयर्स है कुछ स्रोतों से, यानी कि कह सकते हैं कि कुछ संदर्भ जो है, जिसमें अगर आप पढ़ रहे होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे होंगे या क्रॉनिकल पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ से आपको मतलब मिल जाएगा। तो आइए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। पहला हमारा जो सवाल है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। कहता है कि बिहार के किस जिला के शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। एक बार और प्रश्न देखिए, बिहार के किस जिला के शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। कहता है रजत पदक जीता, और ये व्यक्ति कहाँ के रहने वाले थे। तो बिहार की बात है तो बिहार में जो करंट अफेयर्स है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा जमुई की बात हो जाएगी। लेकिन इसके पहले एक और भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो है ये कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ। तो अगर यहाँ की बात कर दिया जाए तो ये हो जाएगा पेरिस में हुआ। और बात करें पेरिस जो है किसकी राजधानी है। अगर पेरिस की बात कर दी जाए तो किसकी राजधानी हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रांस की राजधानी है। देखिए फ्रांस की एक विशेषता है, इसकी एक उपलब्धियां हैं, जैसे सूरा और सुंदरियों के नाम से यह जो पेरिस है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और रहा सवाल कि दुनिया में सबसे महंगा और सबसे बेहतरीन जो वाइन है, जो शराब है, जैसे चैंटिन हो गया, वोदका हो गया, ऐसे ऐसे जो महंगे शराब हैं ये फ्रांस में ही बनते हैं, और ये सब चीज़ें अंगूर से बनाई जाती है। तो ये फ्रांस की राजधानी हो गया, क्या हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। और एक और प्रश्न बन जाता है यहाँ से, अगर आप देखते हैं 0 डिग्री देशांतर जो GMT सीधे ऊपर से नॉर्थ से साउथ की ओर जो आ रही है वो यहाँ से गुजरता है, फ्रांस से ही गुजरता है। ठीक है, ये फ्रांस से भी ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो कंट्री है, यानी कि जिस फ्रांस की हम लोग बात कर रहे हैं, यह यूरोप का एक कंट्री है, यूरोप का एक कंट्री हो जाएगा। और बात हुआ कि भाई शैलेश कुमार ने जो जमुई के रहने वाले हैं, शैलेश कुमार ने जो जमुई के रहने वाले हैं वो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्या जीता, तो रजत पदक जीता। ठीक है, रजत जीता। ठीक है, और बात कर लेते हैं थोड़ा सा जमुई के बारे में। तो जमुई के बारे में अगर देखा जाए तो बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट हो गया जो दक्षिण बिहार में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जमुई में, तो जमुई में नागी और नेक्टी एक पक्षी अभयारण्य है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस है। ठीक है, अगर बात कर लिया जाए तो यहीं पे कलरव एक महोत्सव हुआ था। देखिए ये महोत्सव पक्षियों के संरक्षण के लिए ही किया गया था। ठीक है, कलरव महोत्सव जो पहला जो अगर बात किया जाए पक्षी अभ्यारण्य तो आपका यही हो जाएगा। और नागी और नकटी हो जाएगा। और ये कहाँ है, ये जमुई में है। ठीक है, ये जमुई में है। थोड़ा सा और डिस्कशन इसका कर लिया जाए तो ठीक रहेगा। इसका एक और चीज़ देख लेते हैं। अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे देख लीजिए, अगर जमुई की हम लोग बात करें तो देखिएगा हमारे जो बिहार है, अगर बात की जाए तो लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, लेकिन आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, जिसमें बार बार पूछा जाता है। उस 6 में जमुई का भी स्थान आता है। किसका स्थान आता है, जमुई का भी स्थान आता है। जमुई भी लोकसभा में आरक्षित सीट है जहां से चिराग पासवान जीते हैं, जीते हुए चिराग पासवान। ठीक है, और ये लोजपा से जीते हुए हैं, ठीक है, लोजपा से ये जीते हुए हैं। ठीक, और नेक्स्ट और भी सवाल की अगर बात कर दिया यहाँ पे तो यहाँ पे देखिएगा अगर पैरा एथलेटिक्स अगर आप ओलंपिक की बात करें तो देखिएगा वहाँ पे एक शरद कुमार थे जिन्होंने क्या हुआ कि पहला बिहारी व्यक्ति थे जिन्होंने एक पदक जीता था। ठीक है, जिसका नाम है शरद कुमार की अगर बात कर दिया जाए तो, और ये शरद कुमार जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो शरद कुमार आपके मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर के। ठीक है, और खेलते कहाँ से हैं, ये बिहार से नहीं खेलते हैं, ये खेलते हैं उड़ीसा से। कहाँ से खेलते हैं ये उड़ीसा से खेलते हैं। ठीक है, और ये पहले बिहारी हैं जिन्होंने पहली बार मतलब समझिए क्या था, टोक्यो पैरो ओलंपिक में इन्होंने एक पदक जीता था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और भी इसको देख लेते हैं। अगर और देखा जाए तो एक चीज़ और भी देखिएगा,
ये पहला जमुई मतलब जिला में एक ग्राम है जिसका नाम है केडिया ग्राम। केडिया ग्राम की अगर बात करें यहाँ पे, केडिया ग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। केडिया ग्राम जो है ये बिहार का पहला जैविक ग्राम के नाम से ही जाना जाता है। पहला जैविक ग्राम, ठीक है, पहला जैविक ग्राम के नाम से, जैविक ग्राम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इतना सारा आपके पास अब करंट हो गया इससे संबंधित, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला, ठीक है, कौन सा स्थान मिला किसमें, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो अगर भारत की बात कर दिया जाए तो 161वां हो जाएगा, ठीक है। इस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या हो जाएगा, 161वां हो जाएगा 2023 में। अगर 2022 की बात कर दिया जाए तो 2022 में 150वां स्थान था। अगर बात कर देते हैं 2022 में, तो 2022 में क्या था, 150वां स्थान था, ठीक है। अगर बात हम लोग करते हैं कि पहला स्थान किसका था, पहला स्थान तो देख लीजिए यहाँ पे, पहला स्थान जो है किसका हो जाएगा, नॉर्वे का हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए पहला स्थान किसका हो जाएगा, तो पहला स्थान अगर पूछता है तो नॉर्वे का हो जाएगा। और भारत का स्थान अगर पूछता है तो 161वां हो जाएगा, किस में हो जाएगा, 2023 में। अगर 2022 की बात कर दिया तो 150वां स्थान आता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो स्थान है नॉर्वे का हो जाता है। और दूसरा अगर बात कर दी जाए, दूसरा स्थान किसका आता है, दूसरा स्थान, तो यहाँ पे देखिए दूसरा स्थान क्या हो जाएगा, डेनमार्क का हो जाएगा। दूसरा स्थान डेनमार्क का हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि तीसरा स्थान किसका आता है, तीसरा स्थान तो हो जाएगा किसका, स्वीडन का। तीसरा स्थान किसका हो जाएगा, स्वीडन का हो जाएगा, ठीक है। तीसरा स्थान स्वीडन का हो जाएगा। और एक चीज़ और देख ले, ये टोटल जो 110 कंट्रियों का ही मतलब सर्वेक्षण हुआ था, तो 180 देशों का ही कुल 180 देश इसमें भाग लिए थे कुल। तो बात किया जाए कि सबसे अंतिम यानी कि 180वां देश किसका था, 180वां देश, तो ये हो जाएगा उत्तर कोरिया। 180 वाला जो देश है जो सबसे निचले पैदान पे है उसका नाम क्या है, ये हो जाएगा आपका उत्तर कोरिया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा उत्तर कोरिया। देख लीजिए एक बार क्या कहता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना रहा, तो 2023 पूछा जाता है तो 161वां हो जाएगा। अगर 2022 में पूछा जाता है तो 150वां हो जाएगा। अगर पूरी दुनिया में पूछा जाएगा कि टोटल जो देश है इसमें कितने शामिल हुए थे, वो 180 हो गया। तो पहला जो कंट्री का नाम है उसका नाम क्या है, नॉर्वे नाम हो गया। अगर बात करिए दूसरा स्थिति किसका है तो डेनमार्क का हो जाएगा। और बात की जाए कि तीसरा स्थान किसका आया तो स्वीडन का आ जाएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए कि सबसे अंतिम स्थान किसका आया तो हो जाएगा उत्तर कोरिया, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए कहता है कि लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। ये एक बार और देखिए आप लोग, एक प्रश्न कहता है कि लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। लिपजिंग, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर ए हो जाएगा मारिया स्टेपानोवा, ठीक है। मारिया स्टेपानोवा को क्या दिया गया, तो ये देखिए लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 से इन्हें नवाजा गया। तो थोड़ा सा इनके बारे में अगर देखा जाए तो ये देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका। तो एक चीज़ देखिएगा, ये जो रहने वाली जो हैं ये रूस की रहने वाली हैं, ठीक है। और एक और भी नाम है जैसे मारिया शारापोवा। अगर मारिया शारापोवा का नाम जानते हैं तो वो भी रूस की रहने वाली हैं, वो बहुत ही अच्छा टेनिस खिलाड़ी हैं। उसी तरीके से देखिए मारिया स्टेपानोवा, ये इनको लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 गया। और इनको ये जो रहने वाली है, कहाँ की रहने वाली है, ये रूस की, रशिया की रहने वाली हैं, ठीक है। और एक चीज़ और भी देखते हैं, इनका एक उपन्यास है, इनका उपन्यास है, उनका बहुत ही फेमस नाम है। अगर उपन्यास की बात करें हम लोग उपन्यास की, तो देखिएगा उपन्यास का इनका जो नाम है, उपन्यास जो हो जाएगा ये हो जाएगा इन मेमोरी ऑफ मेमोरी, इन मेमोरी ऑफ मेमोरी, मेमोरी।
देखिए ये जो उपन्यास था इनका, ये जो उपन्यास था इन मेमोरी ऑफ मेमोरी, ये उपन्यास बुकर प्राइज में भी इस वजह से इनका नाम नॉमिनेशन में शामिल हो गया था। इसमें देखिए स्टालिनवाद और सोवियत संघ के पतन से संबंधित इसका अंत जो कैसे हुआ इसके बारे में विस्तार से इन्होंने जानकारी दिया है। ठीक है, और रहा सवाल कि इनको जो लिप्जिंग बुक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया, एक कविता संग्रह के लिए दिया गया था, कविता संग्रह के लिए। देखिए कविता संग्रह की अगर बात किया जाए, यहाँ पे कविता संग्रह की बात किया जाए तो गर्ल्स विदाउट क्लॉथ, इनके मतलब समझिए कि जो कविता का संग्रह था उसका नाम था गर्ल्स विदाउट क्लॉथ। देख लीजिए गर्ल्स, गर्ल्स क्लॉथ, गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसी के लिए इनको दिया था लिप्जिंग बुक पुरस्कार 2023 से इनको नवाजा गया था। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं इनके बारे में। देखिएगा एक चीज़ और भी है, कहा जाता है कि ये जो पुरस्कार हैं ये बहुत ही समझिए कि उन लेखकों को दिया जाता है जो बहुत ही उत्कृष्ट काम करते हैं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट काम करते हैं। तो देखा जाए यहाँ पे दो नाम और भी हैं, एंजेला रोडेला और जॉर्जी रोस्पोर्डिनो, जो नाम है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये देखिए मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 इनको दिया गया। यहाँ पे देखिए एंजेला जो रोडेल है, एंजेला रोडेल है, और यहाँ पे जॉर्जी गोस्पोर्डिनो जो नाम आपको जो दिख रहा है ये हो जाएगा मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 इनको नवाजा गया। ठीक है, ये 2023 इनको नवाजा गया, ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा मैन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से इनको नवाजा गया 2023 से। ठीक है, 2023। ठीक है, चलिए 2023 से दिया गया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है कि हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी है? पहली बीमा कंपनी कौन सी हो जाएगी? ठीक है, तो ये देखिए एक बार और देख लीजिए, हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल जो करेंसी है, यहाँ पे डिजिटल जो करेंसी है स्वीकार करने वाला पहला बीमा कंपनी कौन हो जाएगा? यानी कि सीबी जो डीसी है इसको स्वीकार करने वाला पहला कंपनी का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस हो जाएगा। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस हो जाएगा। कहता है कि ये जो सीबीडीसी है जो है, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रुपया, इसको स्वीकार करने वाला पहला कंपनी का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्योंकि ये प्रश्न हो सकता है आपसे पूछा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो डीसी है ये लीगल टेंडर है। कहने का मतलब ये है, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका लीगल टेंडर हो जाएगा। ठीक है, टेंडर हो जाएगा। इसको जारी कौन करता है भाई? तो जारी ये लीगल इसलिए है क्योंकि अगर आप इसका जैसे इस पे शक कर ही नहीं सकते, डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसे कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करता है। ठीक है, तो इसे कौन जारी करता है? अगर बात किया जाए यहाँ पे तो ये डिजिटल फॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। ठीक है, और इसे जारी करने वाला आरबीआई है हमारा। आरबीआई इसलिए शक किया नहीं जा सकता। अगर बात किया जाए यहाँ पे इसका, अगर बात किया जाए तो देखिएगा कि दुनिया में सबसे पहले डिजिटल जो मुद्रा थी उसको किसने लॉन्च किया? अगर दुनिया में प्रथम कौन ऐसा कंट्री है जिसने इससे लॉन्च किया? ये तो बहुत बात की बात है जो हमारा भारत इसको स्टार्ट किया है। तो सबसे पहला अगर बात कर दी जाए तो हो जाएगा बहामास हो जाएगा। चलिए, पहला अगर इसे जारी करने वाला अगर देश का नाम देखा जाए तो क्या हो जाएगा? बहामास हो जाएगा। ठीक है, बहामास हो जाएगा, पहला हो जाता है। उसके बाद बात किए जाए तो उसके बाद देखिएगा नाइजीरिया का भी स्थान आता है, नाइजीरिया का भी स्थान आता है। उसके बाद बात किया जाए तो चाइना का भी स्थान आता है, चीन का भी स्थान आता है। उसके बाद की बात किया जाए तो अमेरिका का भी स्थान आता है, अमेरिका का भी स्थान आ जाता है। ठीक है, और इस तरह से हम लोग ये देखते हैं। एक चीज़ और भी देखें, अभी तक मतलब थोड़ा सा डिस्कशन और ले लेते हैं। अभी तक देखा जाए
तो कहता है कि 2023 तक लगभग 18 देशों में इसे विस्तार करने का, इसको लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, कितने देशों में? तो 18 देशों में इसे लागू करने की बात किया जा रहा है। 18 देशों में इसे लागू करने की बात किया जा रहा है। ठीक है, अगर बात कर दी जाए कि सबसे पहले जो खुदरा जो मतलब रुपी थी, उसको सबसे पहले मतलब भारत के कितने राज्यों में उसे लागू किया गया। अगर जगहों की बात की, स्थानों की बात कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आरबीआई ने क्या किया था? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। देखिए, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हो जाएगा भुवनेश्वर। ये चार जगह जो है इसी की मतलब कहा जाए कि जो खुदरा जो डिजिटल हुआ, इसी को लॉन्च किया गया था सबसे पहले 4 जगहों पे। जैसे हो जाएगा मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर हो जाएगा। इसको लॉन्च किया गया था, ये पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, और एक चीज़ और भी देखा जाए यहाँ पे, तो ये देखिएगा, अभी हमारे जो बहुत सारे कंट्री हैं उनके साथ हम अपने रुपयों के साथ, उनके मतलब जो कंट्री में जो रुपया है उसके साथ हम लेन देन शुरू कर दिए हैं। कहीं ना कहीं ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो जगत है, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा प्लेटफॉर्म है, उसमें हम कहीं ना कहीं क्या हो गए? दावेदार होते जा रहे हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? देखिए, कहता है कि हाल ही में भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, एमओयू पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। 5वां सवाल क्या कहता है? हाल ही में भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका पहला आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए पहला हमारा आंसर हो जाता है, इसका पहला आंसर। अगर इसमें बात किया जाए तो इसका जो राजधानी है उसका नाम है अबू धाबी। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसका राजधानी क्या हो जाएगा? अबू धाबी हो जाएगा इसका राजधानी। ठीक है, ये यूएई का जो राजधानी है क्या हो जाएगा? अबू धाबी हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, अबू धाबी से अगर संबंधित अगर लिए हैं तो एक चीज़ और भी देखते हैं कि भारत की पहली महिला कबड्डी का उद्घाटन भी कहाँ हुआ था? यूएई में हुआ था। भारत की पहली महिला कबड्डी का उद्घाटन, अगर पहली कबड्डी का उद्घाटन यानी कि महिला कबड्डी का उद्घाटन किया जाए, महिला कबड्डी का यहाँ पे, तो कहाँ इसका उद्घाटन हुआ था? यूएई में हुआ था। और बात करें कि कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे कबड्डी क्या है? राजकीय खेल है, तो कबड्डी राजकीय खेल कहाँ का हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा। अगर हॉकी की बात कर दिया जाए तो भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। ठीक है, हॉकी हो जाता है। तो ये पहली महिला जो कबड्डी का जो मतलब उद्घाटन जो हुआ, कहाँ पे हुआ? अबू धाबी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, कहा जाता है कि ये जो यूएई है, इसका जो रुपया है, जिसको हम लोग मतलब जो मुद्रा है, इसको हम लोग बोलते हैं दिरहम बोलते हैं। दिरहम यानी कि यूएई का दिरहम और हमारे भारत का रुपया, ये दोनों के बीच में क्या होगा? अब व्यापार इनके रुपए से और हमारे रुपए से आसानी से हो सकेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए, तो अगला हम लोग और देखते हैं, थोड़ा सा और डिस्कशन इसमें देख लिया जाए। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए, एक चीज़ और भी है, कहा जाता है कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में पहला ऐसा कंट्री है जहाँ पे ऊँट हॉस्पिटल बनाया गया। और ये बीपीएससी में प्रश्न एक बार पूछा हुआ था, ऊँट हॉस्पिटल कहाँ बना? तो यहाँ पे देखिएगा, ऊँट हॉस्पिटल की अगर बात कर दिया जाए, अस्पताल की बात कर दिया जाए तो कहाँ बना? अस्पताल की अगर बात कर दिया जाए तो ये बना दुबई में। ठीक है, ये बना दुबई में। ठीक है, ऊँट अस्पताल की अगर बात कर दिया जाए तो ये कहाँ बना? दुबई में बना। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, कहा जाता है कि लगभग 65 मेडिकल स्टाफ जो हैं जो काम करते हैं, लगभग 65 जो मेडिकल स्टाफ वो काम करते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि पूरी दुनिया में कौन ऐसा कंट्री है जहाँ पे ऊँट अस्पताल खोले गए? वो आपका हो जाएगा यूएई।
ठीक है। वो दुबई में खोला गया और कहा जाता है 65 मेडिकल स्टाफ यहाँ पे काम करते हैं, और सिर्फ उसी देश का नहीं बल्कि अन्य देश से भी वो लोग वहाँ पे आकर के अपना काम करते हैं। चलिए अगला हम लोग करते हैं। अगर बात कर दिया जाए हम लोग भारत का, तो ऊँट का पहला अस्पताल हमारे भारत में कहाँ है? तो उसका अगर आंसर देखा जाए तो जयपुर हो जाएगा। जयपुर हो जाएगा, यानी कि ऊँट अस्पताल भारत में ऊँट अस्पताल की बात कर दिया जाए, ऊँट अस्पताल की, तो ये क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। जयपुर हो जाएगा। और जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में हो जाएगा। अगर पूरी दुनिया में पूछा जाएगा कि ऊँट अस्पताल कहाँ है, मतलब विश्व का पहला कंट्री की बात किया जाए तो यूएई हो जाएगा। अगर भारत की बात कर दिया जाए तो देखते हैं राजस्थान में ऊँटों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि थार मरुस्थल वहीं पे है, तो ये लोग मरुस्थल क्या बोला जाता है? मरुस्थल का जहाज बोला जाता है ऊँट को। तो ऊँटों को इलाज वगैरह इस सब के लिए कहाँ पे खोला गया? ऊँट अस्पताल जयपुर में खोला गया। जयपुर कहाँ पे? तो राजस्थान में। ठीक है, अगला और भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एक चीज़ और भी है, ऊँट अनुसंधान जो केंद्र है, ऊँट अनुसंधान केंद्र है, ये बीकानेर में खोला गया। देखिए यहाँ पे ऊँट अनुसंधान जो केंद्र है, अनुसंधान जो केंद्र है, ये कहाँ खोला गया? ये बीकानेर में। बीकानेर कहाँ पे है? ये भी आपको राजस्थान में है। ठीक है, ये भी आपको कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, तो इतने सारे आपके प्रश्न मतलब समझिए कि ये बनते हैं। तो चलिए अगले हम लोग सवाल की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि हाल ही में विंबलडन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? क्या कहता है? पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ये छठा हमारा सवाल है। कहता है कि विंबलडन 2023, देखिए अभी हुआ है तुरंत हाल ही में, पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से निश्चित तौर पे बीपीएससी में एक प्रश्न जरूर पूछ देता है, मतलब पूछना ही पूछना है, निश्चित तौर पे पूछ देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। और सोचने वाली बात है, इसने 7 बार चैंपियन जो ये देखिए नोवाक जोकोविच है, ये 7 बार चैंपियन थे, 7 बार चैंपियन रहे, इन्होंने क्या किया? हरा दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? हरा दिया। और ये जो विंबलडन है, विंबलडन 2023, ये पुरुष एकल पूछ रहा है, यानी पुरुष एकल का किसने जीता खिताब? कार्लोस अल्कराज ने। लेकिन हारा कौन उस समय? तो नोवाक जोकोविच। ठीक है, और ये 7 बार चैंपियन रहे हैं नोवाक जोकोविच, उस व्यक्ति को इसने क्या किया? हरा दिया। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा देखते हैं, अगर पूछे आपसे कि महिला में कौन थी, अगर महिला की बात कर दिया जाए यहाँ पे महिला की बात, तो देखिएगा महिला में ये आपका हो जाएगा मार्केटा वंशोउदोर नाम हो जाएगा इनका। मार्केटा भी अगर नाम रखते हैं तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। ये चेक गणराज्य की है। ये क्या है कि चेक गणराज्य की है। ठीक है, ये चेक गणराज्य की रहने वाली हैं, पूछा जा सकता है मार्केटा। ठीक है, कहा जाता है कि महिला विंबलडन का जो एकल महिला विंबलडन किसने जीता? तो एकल महिला विंबलडन की बात किया है, तब मार्केटा के बारे में आप बोल दीजिएगा कि चेक गणराज्य की रहने वाली है, इसी ने जीता। तो हराया किसको? तो देखिएगा ओंस जेबियोर को इसने हराया था। ये ट्यूनीशिया की है। ठीक है, ट्यूनीशिया की। ये सब थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि जल्दी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ओंस जेबियोर को क्या किया? हराया गया। किसने? महिला एकल में। तो ये जीत गई और ये हार गई। ठीक है, अगर पुरुष की बात कर दिया जाए, विंबलडन 2023 किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। हारा कौन? तो हारने में देखिए नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। और महिला की अगर बात कर दिया जाए तो मार्केटा जीत गई। और बात किया जाए कि किसने हारा, तो देखिए ओंस जेबियोर क्या होगी? हार गई। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है? 7वां कहता है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास नोमैडिक एलिफेंटा शुरू हुआ? नोमैडिक एलिफेंट पूछा जा सकता है। नोमैडिक एलिफेंट कहाँ शुरू हुआ? नोमैडिक एलिफेंट भारत और किन देशों के मध्य हुआ? तो ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगोलिया हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? मंगोलिया हो जाएगा। एक चीज़ और भी देखें, देखिए मंगोलिया चीन और रूस के मध्य में है। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्थलरुद्ध कंट्री है। अगर बात किया जाए तो चीन और जो रशिया है उसके बीच में बफर स्टेट के रूप में भी काम करता है। आप लोग जब मेंस पढ़ेंगे तो उसमें चीज़ें ये हो जाएगा। तो ये देखिए स्थलरुद्ध कंट्री में बहुत सारे कंट्री आते हैं। अगर इसको एक बार देख लीजिएगा मैप से, तो यहाँ से प्रश्न आपको कभी कभी और कहिए तो बहुत दरोगा हो गया, चाहे कोई भी कंपटीशन बीपीएससी में अक्सर पूछा करता था, हो सकता है आपसे पूछा जाए।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मंगोलिया हो जाएगा। ठीक है, अब मंगोलिया की राजधानी की बात किया जाए तो राजधानी हो जाएगा उलान बटोर। ठीक है, उलान बटोर हो जाएगा, उलान बटोर हो जाएगा। ठीक है, उलान बटोर हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास की नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच हुआ, तो भारत और मंगोलिया के बीच में। और मंगोलिया की बात किया जाए तो मंगोलिया का राजधानी क्या होगा, उलान बटोर हो जाएगा। और देखिए यह एक स्थलरूढ़ कंट्री है जो पूरे मतलब समझिए कि सबसे बड़ा स्थलरूढ़ कंट्री है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं, अगला हम लोग सवाल देखते हैं। देखिएगा 8वां जो सवाल है, हाल ही में भारत के बाहर कहाँ आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा। एक बार और देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि हाल ही में भारत के बाहर आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न जरूर यूएई से पूछा जाता है और आजकल जो करंट अफेयर्स जो है वो बनते जा रहा है, यूएई से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहा है, इसलिए पूछा जा सकता है। चलिए इसका राजधानी हो जाएगा, अगर इसका बात किया जाए आईआईटी दिल्ली की कैंपस कहाँ स्थापित किया जा रहा है, वो हो जाएगा यूएई में। यूएई मतलब समझिए कि अबू धाबी में हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा अबू धाबी। अगर इसकी करेंसी की बात किया जाए, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। अगर करेंसी की बात किया जाए, इसका करेंसी क्या है भाई, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे इस खाड़ी देशों में हमारे भारत के बहुत सारे जो लोग हैं काम करने के लिए वहाँ पे रहते हैं और अच्छा खासा रकम उनको मिलता है। तो करेंसी क्या हो जाएगा, दिरहम हो जाएगा, दिरहम हो जाएगा। ठीक है, करेंसी क्या हो जाएगा, दिरहम हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि भाई यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है, अगर बात किया जाए कि यहाँ पे राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पशु, ठीक है, राष्ट्रीय पशु की अगर बात किया जाए तो अरेबियन ऑरिक्स हो जाएगा। ठीक है, अरेबियन ऑरिक्स हो जाएगा, अरेबियन ऑरिक्स हो जाएगा, ओरिक्स हो जाता है। ठीक है, अरेबियन ऑरिक्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर पूछा गया राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, और करेंसी की बात कर दिया जाए तो करेंसी क्या हो जाएगा, दिरहम हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिएगा ये जो कहता है कि आईआईटी कैंपस, ये जो दिल्ली वाला जो कैंपस है कहाँ खुलेगा, तो अबू धाबी में खुलेगा। और एक चीज़ देखिएगा, कहा जाता है कि ये अभी जो 2023 का जो सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भारत में मतलब भारत का ये जो चौथा जो मतलब समझिए कि देश है हमारा जो निवेशक के तौर पे उभरा है। तो पूछा जा सकता है, यहाँ पे पूछा जाएगा कि भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक कौन है। तो ये देखिए चौथा सबसे बड़ा निवेशक की बात कर दिया जाए, थोड़ा सा ले लेते हैं इसको पेज। अगर चौथा सबसे बड़ा अगर निवेशक की बात कर दिया जाए, सबसे बड़ा निवेशक की अगर बात कर दिया जाए निवेशक की, तो देखिएगा निवेशक में हो जाएगा चौथा में अगर बात कर दिया जाए तो हो जाएगा यूएई हो जाएगा। ठीक है, यूएई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात आती है कि ये तो चौथा हो गया तो पहला किसका स्थान है, अगर पहला का अगर स्थान बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पहला का क्या हो जाएगा, तो ये देखिए पहला में हो जाएगा सिंगापुर, पहला में क्या हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, पहला सिंगापुर हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, निवेशक है। अब बात कर दीजिए कि दूसरा कौन है, तो दूसरा हो जाएगा मॉरिशस। और मॉरिशस देखिएगा वहाँ पे भी लोग भोजपुरी बोलते हैं, मॉरिशस हो जाएगा। ठीक है, मॉरिशस हो जाएगा। और बात कर दी जाए तीसरा, क्योंकि हम लोग चौथा यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, चौथा देख रहे हैं। ठीक है, तो बात कर दिए तीसरा स्थान किसका हो जाएगा, तो तीसरा स्थान किसका हो जाएगा, अमेरिका का हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका का हो जाता है। अब देखिए कहता है कि चौथा विश्व में सबसे बड़ा भारत के लिए चौथा निवेशक देश कौन बना, तो चौथा निवेशक देश कौन हो जाएगा, यूएई हो जाएगा। जब पहला पूछ देगा कि पहला कौन सा देश है, तो देखिए पहला देश क्या हो जाएगा, सिंगापुर, जो बार बार पूछा जाता है, पहला, दूसरा और तीसरा, और ये हो जाएगा आपका चौथा। पूछा जाता है पहला निवेशक देश कौन सा है, तो आपको देखिएगा यहाँ पे सिंगापुर हो जाएगा। जब दूसरा की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, मॉरिशस हो जाएगा। जब तीसरा की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। जब चौथा की बात करेगा तो कौन हो जाएगा, वो आपका यूएई हो जाएगा। ठीक है, और यूएई में देखिएगा, यूएई में पूछा गया था बीपीएससी में कि भाई ऊँट की जो अस्पताल है विश्व में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, यानी कि वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे ऊँट की सवारी और ऊँट को
मतलब लेकर के महोत्सव भी होता है। वहाँ पे समझिए कि जो दौड़ होती है उसमें अरबों खरबों लोग मतलब पैसे लगाते हैं, जीता जाता है, ठीक है। और जो ऊँट उसमें घायल हो जाता है उसी का यहाँ पे इलाज कराया जाता है। और कहा जाता है कि लगभग 65 अराउंड के मेडिकल स्टाफ वहाँ पे हमेशा रहते हैं ऊँटों के इलाज के लिए, ठीक है। तो ये हमारा इस सेशन का अंतिम सवाल था। तो यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है। चलिए हम लोग फिर से अगले जो, अच्छा इसमें एक चीज़ और भी बताना हम चाहेंगे। हमने जिलावार जो करंट अफेयर्स स्टार्ट किया है, जिसमें बिहार से जितने भी कंटेंट वगैरह मिलते हैं आपके, मतलब जैसे पटना अभी हम आज इसको लॉन्च किए हैं, रिलीज़ किए हैं, कल दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो जितना भी करंट अफेयर्स बनता है वहाँ से हम कोशिश करेंगे उसमें बहुत सारा चीज़ देने का, ठीक है। तो वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट एक करंट अफेयर्स और भी हो जाएगा 6 महीने का और 1 साल का, वो भी मतलब तुरंत ही स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।